हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉक यूट्यूब चैनल में। आज हम जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी का PYQ सीरीज चल रही थी उसी का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। ये आपका उत्तराखंड से जितने भी सारे एग्जाम होते हैं उनमें सारे में आपका हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले हम 11 लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, हर लेक्चर में हम 10 क्वेश्चन और साथ में उसके ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको देख लीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये आपके आगामी एग्जाम्स में जो भी आगे आपके आगामी एग्जाम्स यूके ट्रिपल एस सी जो कंडक्ट कराते हैं स्पेशली उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में आप यूके PSC के लिए भी रेफरेंस में ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहते हैं। स्टैटिक फैक्ट जो सब चीज़ें हैं ये तो सेम ही रहती हैं और जितने सारे रेलेवेंट चीज़ें हैं वो हम साथ में सारे डिस्कस करते चलते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? वैसे तो आज का पहला क्वेश्चन है और वैसे जो सीरीज का क्वेश्चन है 111वां क्वेश्चन है। तो क्या बोल रखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो हमें नीचे कोड दे रखा है उसमें से आंसर चूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अनुसूचियां दे रखी हैं और किस अनुसूची में क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां जिसमें से 2 अनुसूची, ठीक है, कब जोड़ी गई थी? 1992 में। ठीक है, पंचायत और म्यूनसिपालिटी वाली। तो अभी देखते हैं किस अनुसूची में क्या है, वो भी हम समझते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने अनुसूचियों के लिए यहाँ पे मैंने एक साइड अनुसूचियां लिख दी हैं और उनको याद करने का तरीका लिख रखा है। ठीक है, तो हमारे क्या है, टोटल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में। इन अनुसूचियों को याद करने का तरीका क्या है, एक वर्ड, एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है। क्या? टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, हर वर्ड का मीनिंग है। अब इसको आप देखो, अब हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, एक बार आपने तरीका सीख लिया तो उसमें अगर आपने याद कर लिया तो आप किसी तरीके से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जैसे आपको याद हो जाए वैसे सीख लीजिए। मैंने इस तरीके से याद करी थी, ये ट्रिक बेसिकली मैंने भी कहीं पढ़ी हुई थी तो मैंने इस तरीके से याद करी और मुझे अभी तक याद है। ठीक है, तो कोई एक टेक्निक जो आपको अगर आप अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना ये तरीका अगर आप याद कर लें तो काफ़ी ईजी हो जाता है, एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बहुत सारी चीज़ें हमें इस तरीके से ट्रिक टेक्निक से ही हमें याद करनी पड़ती है क्योंकि स्टैटिक फैक्ट वो तो चेंज होने नहीं है। तो देखते हैं इसको याद करने का तरीका देखते हैं। तो क्या है, ये 1 से नंबर 12 तक इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने उसमें टेबल पे लगा भी सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, तो सबसे पहले क्या है, अनुसूची नंबर 1, इसमें क्या दिया गया? टेरिटरीज। अच्छा, इसको पहला वाला याद करना तो बहुत इजी होता है क्योंकि किसी भी चीज़ में जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम स्टार्टिंग देखें तो आर्टिकल अगर 1 की बात करें तो सबसे पहले वो किसकी बात करेगा? संविधान किसके लिए? देश के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो देश के बारे में बात कर रहा होगा, देश की टेरिटरी, देश के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसके बारे में ही बात कर रहा होगा। तो वैसे अनुसूची में भी क्या है, पहला क्या किसकी बात करता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। दूसरा क्या करता है? टीयर्स। टीयर्स में आता है ना, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स मतलब होता है वेतन भत्तों की बात होती है। इसमें जो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इन सबके वेतन और भत्तों के, सांसदों के वेतन और भत्ते, सबके वेतन और भत्ते जो भी हमारे के हैं, सरकारी जो हमारे मंत्रिमंडल में होते हैं, सदस्य होते हैं, जो भी हमारे चुने हुए जो व्यक्ति होते हैं जो संसद में बैठते हैं, उन सबके वेतन भत्तों की बात होती है। अच्छा, तीसरा है अफर्मेशन एंड ओथ। टीयर्स, टी के बाद फिर TEA, में इसमें क्या है? अफर्मेशन एंड ओथ्स। इसका मतलब शपथ और प्रतिज्ञा, यानी कि शपथ की बात हो रही है। और जो भी क्या है संवैधानिक पोस्ट पे जाता है तो उसको शपथ लेनी पड़ती है, तो उसके बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करिए, R से राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर S, टीयर्स में S से आता है शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र जो है उनके बारे में बात की गई है इसमें। ठीक है, फिर आता है 6, अनुसूची जो छठी कौन सी है, उसमें क्या है? जो शेड्यूल अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियां इसमें दे रखी कौन से? 5वें में। और जो बचे वाले हैं 5वें को छोड़ के जो है अदर अदर ट्राइबल एरियाज, यानी कि अदर शेड्यूल एरियाज बोल सकते हैं। इसमें क्या आते हैं? इसमें आपको याद रखना है क्या, इसमें जो कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें क्या है? इसमें मणिपुर नहीं है। इसको आपने कैसे याद रखना है? ATM में मनी नहीं है, मनी मतलब मणिपुर नहीं है। ठीक है,
इसमें जो राज्य हैं इनके बारे में पूछा जाता है, कौन सा राज्य नहीं है। देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सारे नॉर्थ ईस्ट के जो है जो ट्राइबल स्टेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे दे रखा है, लेकिन इसमें मणि नहीं है। मणि मतलब एटीएम में मणि नहीं है, तो मणिपुर नहीं है। असम, त्रिपुरा और मेघालय, और साथ में क्या हो गया आपका, मिजोरम आ गया, ठीक है। लेकिन मणिपुर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ये इसको याद करने का तरीका हो गया। और फिर सातवें में है हमारा फेडरल, यानी कि फेडरेशन, यानी कि संघ के बारे में बात होती है। संघ, संघ राज्य, समवर्ती सूची, इन सब के बारे में, शक्तियों का विभाजन की बात होती है, इन सब के बारे में बात होती है। संघ राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ठीक है। जैसे संघ सूची में अभी क्या है, 100 सब्जेक्ट हैं, ऐसे राज्य सूची में सब्जेक्ट हैं, समवर्ती सूची में सब्जेक्ट हैं, इन सब के बारे में बात होती है, कौन कौन सा किसके अंदर आता है। जैसे संघ के अंदर क्या आता है, हमारा डिफेंस हो गया, और जो हमारा पोस्ट हो गया, या जो ये सारी चीज़ें जो क्या हैं संघ से संबंधित, यानी कि देश से संबंधित हैं, वो सब क्या आती है, संघ क्षेत्र में आती है। जैसे इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है, संघ सूची में आती है। ऐसे अनुसूची 8, 8वीं अनुसूची में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज दे रखी है। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। जो हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं हैं उनके बारे में दे रखा है अनुसूची 8 में। अनुसूची 9 में क्या है, भूमि सुधारों के बारे में दिया गया है। अनुसूची 10 में क्या है, डिफेक्शन, डी से दल बदल या डिफेक्शन, दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 10 अनुसूची 10 में। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज, और अनुसूची 12 में क्या है, एम से म्यूनिसिपालिटीज या नगर पालिका है, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, हर वर्ड का हर लेटर का अपना अपना मीन है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में क्या है, फटाफट से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फटाफट से बना दो, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, बस आपको याद हो जाएगा तो आप फटाफट से बना लो, आंसर करते जाओ। प्रथम अनुसूची क्या बोल रहा है, टेरिटरी के बारे में बात करें, टेरिटरी यानी कि जो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करेगा। तो क्या बोल रहा है, प्रथम अनुसूची क्या होगा, संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार, यानी कि ए से क्या हो जाएगा आपका 2 कनेक्ट होगा। द्वितीय अनुसूची, दूसरे में क्या बात कर रहा है, इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मतलब वेतन भत्ते, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहा था। अब यहाँ पे कहीं वेतन भत्ते ये सब चीजें तो नहीं लिखी है ना, तो लेकिन क्या है, देखो द्वितीय अनुसूची में किसके बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको इसने क्या कर रखा है, राज्यसभा के उपसभापति, इन सब के बारे में बात हो रही है, इनके वेतन भत्तों की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा होगा, सेकंड का कौन सा होगा, राज्यसभा के उपसभापति, इन सब के बारे में बात की गई। यहाँ पे आप वेतन और भत्ते जो उनके क्या है, अधिकार, वेतन भत्ते, ये सब चीजें जो है वो सेकंड में दे रखा है। तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, 4 से। तो यहीं से अगर इसके कूट में देखें तो 2 और 4, ए का 2, बी का 4, यानी कि ऑप्शन डी यहीं से 2 का अगर हमें पता है तो इसी से आंसर आ गया, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ में क्या है, आर से क्या है, राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चतुर्थ में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अब यहाँ पे राज्यसभा तो कहीं लिखा ही नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उच्च सदन में सीटों का आवंटन। राज्यसभा होता है उच्च सदन और लोकसभा होता है निम्न सदन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन, ठीक है। अगला क्या है, पंचम अनुसूची, पंचम अनुसूची में क्या है, शेड्यूल एरियाज के बारे में, एस फॉर शेड्यूल एरियाज। तो पंचम अनुसूची क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। और छठे में क्या है, अदर देन शेड्यूल एरिया, अदर देन शेड्यूल एरियाज में क्या आते हैं, ए टी एम तो आएगा ही, साथ में इसमें मनी नहीं है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये चारों आ जाएंगे, लेकिन मनी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया नहीं जाता है, किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया जाता है, ये ध्यान देना। क्वेश्चन में इस हिंट को जरूर ध्यान से देख लेना, नहीं किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको पता है इन सब जो है हिंट, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो क्या होगा, देखो अब क्या क्या दे रखा है, बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और वो उसमें कौशल है, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा, उसको काम नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है, बेरोजगारी है। अब जो भारत में बेरोजगारी का जो आकलन किया जाता है, उसके लिए आज़ादी के बाद एक संस्था बनाई थी, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। तो ये बेरोजगारी के आंकड़े हमेशा से यही जारी करता था, ठीक है, NSSO ही जारी करता है। फिर क्या हुआ, NSSO का क्या करा, इसी के साथ साथ क्या था, एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, ठीक है। NSSO और CSO को मर्ज करके क्या बना दिया, 2019 में क्या कर दिया, इन दोनों को मर्ज करके, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, NSSO और CSO को मर्ज करके 2019 में क्या कर दिया है, NSO बना दिया है, यानी कि
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिए, ठीक है। एनएसएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और सीएसओ क्या है, राष्ट्रीय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या कार्यालय, ठीक है। इस तरीके से था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था। तो एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के एनएसओ बना दिया गया। 2019 से एनएसओ के थ्रू ये आंकड़े जारी होते हैं। एनएसओ किसके अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसको ये क्या करता है, ये किस तरीके से आंकड़े जारी करता है और बेरोजगारी का अनुमान कैसे लगाता है, इसी को आप इंग्लिश में यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं क्वेश्चन के। तो बेरोजगारी का आकलन करने के लिए एनएसएसओ क्या करता है, 3 तरीके होते हैं इसके पास, ठीक है। कौन कौन से 3 तरीके हैं वो हमें देखने हैं। अब इसमें देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या दे रखा है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी और वार्षिक स्थिति बेरोजगारी। इसको इंग्लिश में देखें, जनरल स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वीकली अनएम्प्लॉयमेंट, डेली स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और एनुअल स्टेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब जो इसके तरीके होते हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं। एक होता है CDS। CDS का फुल फॉर्म क्या होता है, CDS का करेंट डेली स्टेटस, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, करेंट डेली स्टेटस अप्रोच, ठीक है। CDS यानी कि डेली के डेली इसमें होता है, ठीक है। और दूसरा होता है CWS, करेंट वीकली स्टेटस अप्रोच, दूसरी अप्रोच ये होती है। और तीसरी अप्रोच क्या होती है, तीसरी होती है जनरल अप्रोच, यानी कि इसको इस तरीके से लिख देता हूं मैं, सामान्य स्थिति आकलन, सामान्य स्थिति बेरोजगारी आकलन, ठीक है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी आकलन 3 तरीके होते हैं। अब ये किस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है, इन तीनों में क्या होता है, ये भी देखो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें पहला तो क्या होता है, डेली। अब डेली कौन से बेसिस पे, हर दिन काउंट करते हैं, क्या होता है। अब इसको ध्यान से समझना, क्या होता है, जब ये एनएसओ या अभी के टाइम पे बोल सकते हैं एनएसओ, जब ये बेरोजगारी का आकलन करता है तो ये क्या करता है, साल भर के नमूने लेता है, ठीक है, वर्ष भर के नमूने लेते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन यही होता है कि वर्ष भर के नमूने लेता है, लेकिन इसका वर्ष भर के लेता तो है, 365 दिन के लेता है। उसमें करता क्या है, जब ये सर्वेक्षण शुरू करता है, जिस दिन सर्वेक्षण होता है उससे एक हफ्ते पहले देखता है, पहले तो सबसे पहले 1 वीक पहले देखता है, और 1 हफ्ते पहले से पर डे किस तरीके से बेरोजगारी चल रही है वो देखता है, और साथ में 1 साल पहले से जो आकलन चल रहा था वो देखता है। 3 चीज देखता है। तो 1 हफ्ते पहले वाला तो क्या हो गया, वीकली वाला हो गया, हर दिन का 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट करके हर दिन का आकलन करेगा तो डेली हो गया जब सर्वेक्षण शुरू होता है। और पूरे साल का जो अनुमान लगाएगा वो किस में आता है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कौन सा हमारा नहीं सही नहीं है, कौन सा ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है, इसमें वार्षिक स्थिति बेरोजगारी नहीं होता है, यानी कि एनुअल स्टेट वाला कुछ नहीं होता है, एनुअल कुछ नहीं होता है। आंकड़े जरूर वो एनुअल लेता है, लेकिन तरीका क्या है उसका, वो उसको सामान्य स्थिति बेरोजगारी, मतलब पूरे साल में किस तरीके से स्थिति चल रही थी, मतलब बेरोजगारी बढ़ी घटी किस तरीके से चला, वो इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। बाकी ये 3 तरीके एनएसओ यूज करता है। और अभी के टाइम पे जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं उसमें अगर सितंबर की बात करें तो बेरोजगारी के आंकड़ों में 5.2% क्या है, बेरोजगारी दर अभी चल रही है। अभी अगस्त में 5.1 थी, जुलाई में 5.2 थी, ये थोड़ा 5.12 के आसपास ही चल रही है, ठीक है। अभी लेटेस्ट डेटा यही है, 5.2 के आसपास ही चल रही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये अभी के लिए करंट से इसको रिलेट करके बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश नमक कानून की अवहेलना कब करी, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नमक कानून। नमक कानून जैसे आएगा आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए क्या, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, कहाँ से कहाँ तक हुई थी, और इसमें गांधी जी के साथ कौन कौन से लोग थे वो देखना है, ठीक है। तो दांडी यात्रा में क्या हुआ था, कब से शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी, साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेके कब तक चली थी ये, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और डांडी नामक जगह में, गुजरात में डांडी नामक जगह है, वहां पे जाके गांधी जी ने क्या करा था, नमक कानून को तोड़ा था। यानी कि अंग्रेजों ने क्या करा था, नमक बनाने पे बैन कर दिया था इंडियंस पे, तो गांधी जी ने वहां पे नमक बनाकर नमक कानून की अवहेलना करी थी। और यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत
की थी, ठीक है, नमक कानून बना के। अब इस दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कौन कौन थे, 78 अनुयायी थे, उनके साथ मिलकर गांधी जी ने पैदल यात्रा करी, ठीक है, इस तरीके से। अब ये नमक कानून की अवहेलना कब करी, 1930 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1930 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासनकाल में अवंती राज्य मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने जो मगध साम्राज्य में जैसे ही आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, मौर्य वंश। मौर्य वंश के टाइम पे ही क्या हुआ, मगध से जो हमारा क्या है इंडिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करा, मगध से उठ के इंडिया के काफी सारे हिस्से को विजिट कर लिया, यानी कि मौर्य साम्राज्य को विस्तार से ही क्या हुआ, इंडिया का एकीकरण हुआ, एक तरीके से मान सकते हैं। हमने प्राचीन इतिहास में ये सब चीजें पढ़ी हैं। तो इससे पहले भी मगध में क्या है, कुछ साम्राज्य थे और अलग अलग, ये आपने एंशियंट हिस्ट्री में या प्राचीन भारत में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं प्राचीन भारत में, कि जो हमारा क्या था, महाजनपद का जो युग था, महाजनपद काल जो था, उसमें क्या थे, 16 महाजनपद थे, ठीक है। उसमें ही मगध, अवंती, काशी, ठीक है, ये अलग अलग, असमग, ये सब क्या है, अलग अलग क्या थे, महाजनपद थे। उसी में था मगध सबसे एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था। उसमें ही क्या हुआ है, हमारे जो हमारे साम्राज्य थे, इम्पोर्टेंट साम्राज्य, उन्हीं का उदय हुआ है। तो मगध में सर्वप्रथम क्या हुआ था, जो वंश की नींव, किस वंश ने या किस साम्राज्य का अधिकार हुआ था, सबसे पहले आता है यहाँ पे हरियंक वंश, सबसे पहले आता है हरियंक वंश। फिर उसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश। ये क्रोनोलॉजी भी लगाने कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। हरियंक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद आता है नंद वंश, और नंद वंश के बाद आता है आपका क्या, मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उनको हराया था। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, हरियंक वंश के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। मौर्य वंश में सबसे पहले जो हरियंक वंश की स्थापना हुई थी, और हरियंक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार, इसको बिंदुसार से कंफ्यूज मत करना, हरियंक वंश का कौन था, बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजात शत्रु, और अजात शत्रु का पुत्र कौन था, उदयन। और उदयन से रिलेटेड एक फैक्ट आपको याद रखना है, उदयन ने क्या करा था, पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, पाटलिपुत्र जिसको आज पटना बोला जाता है, ठीक है। ये हरियंक वंश से हो गए। फिर हरियंक वंश के बाद आता है शिशुनाग, आता है शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश, हाँ, शिशुनाग वंश की स्थापना बेसिकली इसका प्रतापी शासक शिशुनाग थे, शिशुनाग के नाम पे ही है। तो शिशुनाग ने क्या करा था, शिशुनाग ने अवंती, अवंती जो राज्य था उसको मगध में मिला लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या होगा, शिशुनाग वंश। अच्छा, शिशुनाग वंश में ही एक इंपॉर्टेंट शासक और आता है, कौन, कालाशोक। शिशुनाग वंश के कालाशोक थे। कालाशोक से आपको याद आना चाहिए क्या, द्वितीय बौद्ध संगीति, सेकंड जो बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में जो हुई थी, ठीक है, वो कालाशोक के टाइम पे हुई थी। इसी तरीके से अगर नंदवंश की बात करें तो नंदवंश के जो संस्थापक बोल सकते हैं कौन, महापद्म नंद, इन्होंने अपने नाम पे नंदवंश की स्थापना करी। महापद्म नंद ने क्या करी, ये बेसिकली इन्होंने उपाधियां ली थी, इनकी उपाधि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। इन्होंने कौन सी उपाधि ली थी, एक राट उपाधि ली थी, एक राट उपाधि ली थी। ऐसे ही इन्होंने सर्वछत्रांतक, सब क्षत्रियों को हराने वाले, इस तरीके से सर्वछत्रांतक उपाधि ली थी। इसे और जो नंदवंश का अंतिम शासक था वो धनानंद था, उसको हरा के मौर्य वंश की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने इससे रिलेवेंट और भी इस तरीके से फैक्ट देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको किस और नाम से जाना जाता है, IBRD और IDA, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर IBRD और IDA आते हैं। IBRD का तो यहाँ पे फुल फॉर्म दे रखा है, और IDA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये दो, इन दोनों को बोला जाता है ब्रेटन वुड चाइल्ड, या ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से ये इन दोनों संगठनों का उदय हुआ था। कब हुआ था, 1944 में, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपकी एंड हो रही थी, उस टाइम पे क्या था, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी थी, तो विकास के लिए
विकासशील देशों को सहायता देने के लिए एक वर्ल्ड बैंक की स्थापना की, जिससे वित्त की मुहैया कराया जाएगा अलग अलग देशों को, जिससे विश्व में शांति आएगी। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट बना के वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोनों का एक ही जगह है, वाशिंगटन डीसी। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में इन दोनों का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का। और वर्ल्ड बैंक के ही अंदर आते हैं आईबीआरडी और आईडीए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्व बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, या वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कार्टोसैट 3 के संदर्भ में गलत है? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर लॉजिक लगाते हैं, इस क्वेश्चन क्या है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसमें थोड़ा सा आप हिंट लेके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब जो कार्टोसैट होता है, कार्टोसैट 3 बोला है, अगर इसके ऑप्शंस को मैं ऑब्जर्व करूं तो इसमें क्या है? पहली बात, ये ध्रुवीय उपग्रह, ये आपको पता है नहीं पता है, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। दूसरा अगर इसका ऑप्शन देखा आप, इसमें से कोई एक तो गलत होना चाहिए। कौन सा गलत है पूछा है, देखो एग्जाम से, ये आपको हिंट दीजिए, ध्यान से देखना है कौन सा गलत है। कार्टोसैट, यह कार्टोसैट श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। अब कार्टोसैट 3 है तो दूसरा होने के चांसेस इसके थोड़े से कम बनते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो आप यहाँ पे एक हिंट ले सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि ये गलत भी हो सकता है, बट यहाँ पे एक पॉइंट आप ले सकते हैं कि 3 है तो यानी कि दूसरा तो नहीं होना चाहिए। इसको आप रॉन्ग बोल सकते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल सही भी, यही गलत है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कार्टोसैट नाम से ही समझना, ठीक है, इसका यूज भी नाम से अगर आप समझ जाएंगे तो आपको हेल्प होगी। तो कार्टोसैट का क्या है, कार्टोसैट जो है इसरो ने लॉन्च करा था। कार्टोसैट के क्या है, अलग अलग वेरिएंट लॉन्च करे थे। सबसे पहले कार्टोसैट 1 जो लॉन्च करा था, ये करा था आपका 2005 में। कार्टोसैट का पहला जो है कार्टोसैट 1 लॉन्च किया गया था। ठीक है, कार्टोसैट 1 जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसमें क्या किया जाता है? कार्टोग्राफी के लिए यूज किया जाता है। कार्टोग्राफी मतलब नक्शा बनाना। नक्शा किसका? अर्थ का। ठीक है, अर्थ का नक्शा, यानी कि भारत ने छोड़ा है तो इसरो ने क्या करा होगा, भारत में जितनी भी जगह है उसका नक्शा बनाने के लिए यूज हो रहा होगा। अब नक्शा किस लिए बनाना है? नक्शा बनाने के लिए अलग अलग क्या है, डेवलपमेंट के लिए, बेसिकली डेवलपमेंट हो गया। ऐसे रूरल प्लस अर्बन जो है, टाउन प्लानिंग, या जो भी वहाँ की क्या है, जो स्ट्रक्चर है, जो लैंड स्ट्रक्चर है, लैंड फॉर्म है, उसको समझने के लिए। इसी तरीके से क्या है, आपदा आ जाती तो आपदा के टाइम पे डिजास्टर रिलीफ के लिए, ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए अलग तरीके से कार्टोग्राफी की हेल्प करके किया जाता है। यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका यूज किया जाता है, नक्शा, ये सब इसके यूजेज है। ठीक है, तो ये इसरो का जो IRSS है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, उसी के कार्टोसैट है। ठीक है, कार्टोसैट 1, फिर इसके बाद 2 आया था, कार्टोसैट 2, फिर 2A 2B C। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे कार्टोसैट लॉन्च किए गए थे। फिर कार्टोसैट 3 जो है, ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, तो ये क्या है, अब इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शंस को देखें तो ये क्या है, ध्रुवीय उपग्रह, बिल्कुल सही है। या तीसरी पीढ़ी का उपग्रह जो उच्च रिजोल्यूशन वाला, बिल्कुल सही। इसे श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो ये कार्टोसैट के बारे में हो गया। अब इस तरीके से सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी कार्टोसैट से रिलेटेड जो होता था वो सारे मैंने फैक्ट आपको बता दिए। और कभी भी किसी सैटेलाइट का या कोई भी साइंटिफिक चीज़ होती है तो उसके नाम को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप डिकोड कर पाते तो उसका थोड़ा आप ऑब्जर्वेशन करके उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अब यहाँ पे क्या है, रिट्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिट्स की बात हो रही है। पॉलिटी में हम रिट्स के बारे में पढ़ते हैं। रिट्स यानी कि रिट्स जो है हमारे फंडामेंटल राइट, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण के लिए संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। कौन सा? अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 332 के तहत कौन? सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार होता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे, यानी कि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे किसी भी व्यक्ति के लिए रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसको समझते हैं, रिट्स क्या होती हैं? अलग अलग तरीके की रिट्स होती हैं। कौन सी रिट्स हैं तो उनको ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
हैबस कॉर्पस, यहाँ पे इनके लिख भी रखा है, ठीक है। चलो अलग अलग रेट को इसी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हैबस कॉर्पस, हैबस कॉर्पस को बोला जाता है अधिकार, हैबस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है, कभी कभी किसी को अगर गलत इल्जाम में किसी को फंसा लिया और उसको क्या कर दिया, कैद कर लिया, हिरासत में ले लिया, तो हिरासत में अगर उसे ले लिया है तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। अगर वो जब तक उस पर दोषी वो सिद्ध नहीं होता तब तक उसे दोषी नहीं मान सकते, तब तक वो आरोपी है, ठीक है। आरोपी को दोषी तभी मानेंगे ना जब उस पर क्या हो, अगर किसी उस पर दोष सिद्ध हो जाए। जब तक दोष सिद्ध नहीं होता, अगर उसे हिरासत में ले लिया है तो वो रिट जारी करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू और उसे हिरासत से वापस लाया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हैबस कॉर्पस बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है हैबस कॉर्पस, ठीक है। हैबस कॉर्पस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि उसको बंदी को क्या करा जाए, सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। सशरीर प्रस्तुत कर किया जाए हिरासत से, तो उसको बचाने के लिए होता है, ठीक है। दूसरा होती है परमादेश। परमादेश या इसी को क्या बोला जाता है, मैंडेमस बोला जाता है, ठीक है। परमादेश, इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, किसी सरकारी अधिकारी को ये किसी या जो भी पद पर किसी पद पर बैठा है कोई अधिकारी, ठीक है, या कोई सिविल सर्वेंट, तो उसको अपना कर्तव्य निभाने के लिए बोला जाता है। वो आदेश देता है, मतलब आदेश, परमादेश मतलब आदेश देता है अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, ठीक है। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में उस पर रिट जारी कर सकते हैं। दूसरी क्या होती है, मैंडेमस। तीसरी होती है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो क्या होती है, अधिकार परीक्षा, इसी को हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। क्यो वारंटो में क्या होता है, क्यो वारंटो में क्या होता है, किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, और वो अपना काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में उसके लिए जारी किया जाता है, सार्वजनिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए, कि उसकी वो जो दावा कर रहा है उसकी वैधता को चुनौती देने के लिए क्या किया जाता है, क्यो वारंटो, आप किस अधिकार से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखो यही पूछा गया है, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, उस पर रिट जारी करेगा कि आप किस हक से बैठे। इसी को क्या बोला जाता है, अधिकार परीक्षा बोला जाता है या क्यो वारंट बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया। ये तो हमने 3 रिट देख ली। चौथी क्या होती है, प्रोहिबिशन ऑर्डर। प्रोहिबिशन ऑर्डर और एक और होती है सर्ट्योरी। प्रोहिबिशन ऑर्डर में क्या होता है, ये उच्च न्यायालय जारी करता है निम्न न्यायालय को। अगर कभी हाई कोर्ट ने या किसी लोअर कोर्ट ने कोई जजमेंट जारी करी जो क्या है उसके अधिकार से बाहर है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन उसने जजमेंट जारी कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको रोक देगा। सुप्रीम कोर्ट उसको उसके अतिक्रमण को रोक देगा इस तरीके से, यानी कि ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए करता है। और एक और होता है इसी तरीके से सर्टियोरी। सर्सियोरी, सर्सियोरी इसको बोला जाता है उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है, सर्सियोरी में क्या होता है, इसमें कोई मामला अगर निचली अदालतों में चल रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट अपने पास ले लेगा। अगर वहाँ सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि वहाँ से उस पर सही तरीके से उस पर काम नहीं चल रहा है तो निचली अदालत से वो ऊपरी अदालत में ले लेगा या लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट में ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिट होती है। 5 तरीके की ये रिट होती है। कौन कौन सी, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन ऑर्डर, क्यो वारंटो, हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस। इसी को हिंदी में बोलते हैं निषेधादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण, ठीक है। तो 5 तरह की रिट हो गई। आगे और क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में और समझेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका नागालैंड का एक फेमस फेस्टिवल है। इसको हर वर्ष 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, ठीक है। ये कोहिमा के पास में एक जगह है, वहाँ एक हॉर्नबिल हेरिटेज करके है, वहाँ इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। 10 दिन का ये फेस्टिवल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, नागालैंड। इस तरीके से कुछ और फेस्टिवल देख लेते हैं। ऐसे एक फेस्टिवल है हेमिस। हेमिस त्यौहार ये होता है लद्दाख का त्यौहार है, ठीक है। लद्दाख का त्यौहार है हेमिस। ऐसे हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख में, ठीक है। ऐसे ही पोंगल, पोंगल जो है ये कहाँ का त्यौहार है, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल काफी इंपोर्टेंट त्यौहार है। ऐसे ही बोनालू, बोनालू त्यौहार कहाँ का है, तेलंगाना का त्यौहार है, ठीक है। तेलंगाना का त्यौहार है। और ऐसे ही एक उत्तराखंड का त्यौहार, एक इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, फूलदेई। फूलदेई कहाँ का है, उत्तराखंड का त्यौहार है, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार हो गए। ऐसे गुड़ी पाड़वा क्या है, गुड़ी पाड़वा कहाँ का होता है, महाराष्ट्र का होता है। न्यू ईयर फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र का। ऐसे ही विशु होता है, केरला का न्यू ईयर फेस्टिवल विशु होता है। ऐसे ही बिहू होता है, बिहू कहाँ का होता है, आसाम का फेस्टिवल होता है, ठीक है। ऐसे छठ पूजा कहाँ का होता है, छठ पूजा बिहार का फेस्टिवल होता है। इस तरीके से ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयातक निर्यातक कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड,
को ऑनलाइन सरलीकृत की व्यवस्था कब शुरू की गई, ठीक है, ऑनलाइन सिंप्लीफाइड सिस्टम इसका कब शुरू किया गया। अब ये होता क्या है, आयातक निर्यातक कोड, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन, फैक्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आया तो आगे आएगा तो हम समझ लेते हैं इसको होता क्या है। आयातक निर्यातक कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या होता है, ये एक तरीके से आयात निर्यात के लिए एक कोड जारी होता है। जैसे देश से बाहर कोई व्यापार कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, उसको रेगुलेट करने के लिए या उसको आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए वो सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आईईसी या इंपोर्ट एक्सपोर्टर कोड जारी करती है। कैसे जारी करवाती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इसको जारी करता है। इसमें क्या होता है, 10 डिजिट का, 10 अंकों का क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है जो क्या होती है, लाइफ टाइम चलती है। एक बार ले लिया तो उसका यूज लाइफ टाइम चलता है, वो बार बार रिन्यू कराना कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 10 अंकों की एक यूनिक आईडी होती है। इस बार इसने कब शुरू किया पूछ लिया, अगली बार पूछ सकता है कि कितने अंकों का होता है, ठीक है, ये 10 अंकों का होता है। और इसको कब जारी किया गया था, ये फरवरी 2015 में इसको शुरू किया गया था, आयातक निर्यातक कोड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था। मराठा साम्राज्य जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए, शिवाजी, ठीक है, शिवाजी क्या है, मराठा साम्राज्य के सबसे विस्तार करने वाले या सबसे महान शासक, ठीक है, मराठा साम्राज्य के शिवाजी हैं, ठीक है। अच्छा, शिवाजी से आपको तुरंत से आपको याद आना चाहिए क्या, पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 ईस्वी में, किसके बीच में, शिवाजी और जयसिंह के बीच में, ये होगी पुरंदर 1। फिर पुरंदर की दूसरी संधि हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, कब हुई थी, सबसे पहले तो 1776 में हुई थी, किस किस के बीच हुई थी, माधवराव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, या मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। पहली वाली किसके बीच में हुई थी, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। जयसिंह कौन, औरंगजेब की तरफ से थे, ठीक है, और शिवाजी के बीच में हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पेशवा के बारे में। शिवाजी का नाम जैसे आता है तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए अष्टप्रधान, शिवाजी के क्या था, मंत्रिमंडल था। अष्टप्रधान में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता था, पेशवा होता था। पेशवा कौन होता था, पेशवा आज के टाइम पे पीएम का दर्जा प्राप्त करता था। तो सबसे पहले जो पेशवा थे कौन थे, बालाजी विश्वनाथ, प्रथम पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। अच्छा, फिर इसी से मराठा से रिलेटेड 2 कर इंपॉर्टेंट है आपको, एक तो क्या, चौथ, और दूसरा सरदेशमुखी। शिवाजी के टाइम पे चौथ और सरदेशमुखी, मराठा साम्राज्य में 2 कर होते थे। चौथ में क्या होता था, 1/4 भाग हिस्सा लिया जाता था, और सरदेशमुखी में 1/10 भाग लिया जाता था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मराठाओं के कर हो गए। इसी तरीके से ये जो संधि देखी पुरंदर की देख ली, ऐसे ही एक और संधि इंपॉर्टेंट है, कौन सी, सालबाई की संधि। सालबाई की संधि कब हुई थी, 1782 में, किस किस के बीच हुई थी, बाजीराव, बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। अच्छा, शिवाजी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। शिवाजी ने एक उपाधि धारण की थी, कौन सी, शिवाजी ने उपाधि धारण की थी हैंदव, हैंदव धर्मोद्धारक, हैंदव धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म के उद्धारक के रूप में हैंदव धर्मोद्धारक इन्होंने उपाधि धारण की थी। ऐसे जो शिवाजी ने क्या था, राज्याभिषेक कराया था। इनके पंडित जी कौन थे, गंगादत्त भट्ट थे इनके पंडित जी, ठीक है, और इनके मंत्रिमंडल को क्या बोलते थे, अष्टप्रधान बोलते थे। इस तरीके से ये हो गया हमने मराठा साम्राज्य के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते रहते हैं, और सारे जो फैक्ट बता रहा हूँ उनको आप नोट करते चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आपके एग्जाम आने के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है, इसलिए इन लेक्चर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए नोट भी करते चलिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।